नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने तक की है, जिससे वो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। हमारा मकसद एक कदम सफलता की ओर तो दूसरा कदम उस सफलता को उड़ान देना है। मेरे डैड अपना खुद का बिजनेस चालू कर रहे थे, तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन कॉम्पिटिटर के जेलस की वजह से कुछ लोगों ने उनको मार करके उनको खत्म करने की कोशिश। 8 बजे कॉलेज चालू होती थी, तो 6 से 8 बजे तक हम पिकअप कर लेते। लंच टाइम में भी लोगों को टाइम मिलता था, तो हम लोग लंच करने की जगह पे लोगों का प्रोडक्ट पिकअप कर रहे होते थे। जब बिजनेस पूरा बंद होने की कगार पे आ गया, ठप होने की कगार पे आ गया, टीम एक एक करके बिखरती चली गई। मम्मी ने अपना गहना गिरवी रख करके पैसा दिलवाया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक दुबे है, मैं हूं फाउंडर अभी रिपेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। मेरा जन्म यूपी के एक छोटे से गांव भावपुर में हुआ था। गांव भले छोटा था बट बहुत ही एस्पिरेशनल, और एस्पिरेशन ऐसी कि सबको सक्सेसफुल बनना था। और मेरे भी एस्पिरेशनल होने का वजह वही गांव था, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बैकअप सपोर्ट में खड़े थे मेरे डैड, जिनकी एस्पिरेशनल वैल्यू इतनी हाई कि वो किसी भी चैलेंज और किसी भी चुनौती से बड़े आसानी से लड़ जाता। 8वीं तक की पढ़ाई मैंने यूपी के उसी गांव में किया। पढ़ने में मैं काफी अच्छा था, तो मेरे डैड और घर वालों को लगता था कि ये काफी अच्छा कर सकता है अपनी जर्नी में। इसके लिए मेरे डैड ने मेरे ऊपर बहुत ध्यान दिया। बाद में जब मैं 9th में आया, तो मेरे डैड को लगा कि गांव में रह करके पढ़ाई नहीं की जा सकती है, अगर इसको कुछ बहुत बड़ा बनाना है तो बड़े शहर में जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 9th में मुझे मुंबई बुला लिया और मुंबई के एक स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। चैलेंजेस तो बहुत सारे आ रहे थे, क्योंकि एक गांव से वापस मुंबई में आना और मुंबई में आकर के वहां के कल्चर को बहुत जल्दी अडॉप्ट करना, वहां की लैंग्वेज, वहां की भाषा को समझना, ये ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन हर मोड़ पे मेरे डैड साथ में खड़े रहे। बहुत कम बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट हर जगह आपको मिलता है। ऐसा नहीं था कि सपनों की उड़ान जो थी वो सिर्फ मेरी थी। एक स्टोरी है कि जब मेरे डैड अपना खुद का बिजनेस चालू कर रहे थे, तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन कॉम्पिटिटर के जेलस की वजह से कुछ लोगों ने उनको मार करके उनको खत्म करने की कोशिश। अभी नॉर्मल टाइम में एक आदमी जिसको मारा जाए और नाइफ से, चाकू से लगातार 5 से 6 वॉर किए गए, लगभग वो डेथ बेड तक पहुंच गए। एक उस स्टेज से बाहर निकल करके किसी का भी सर्वाइव करना आसान नहीं होता है, लेकिन वो फाइटर थे। अभी 2 मंथ ही खाली उनको उस एक्सीडेंट के हुए थे। उसके बाद वो सब कुछ छोड़ करके वापस बॉम्बे आए, और उन्होंने अपने आप को किसी भी तरीके से मेकओवर करके अपने भाई की शादी कराई, बहन की शादी कराई, भाई को पढ़ाई कराया। इस एस्पिरेशन और ये स्टोरीज जब हम सुनते हैं, तो हम किसी भी समय में हार मान करके बैठ नहीं पाते। तो मेरी जिंदगी का भी हार ना मानने का कारण मेरे डैड ही थे। जब मैं 9th में बॉम्बे आया, तो बहुत सारा संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन उसी समय एंट्री होती है एक दोस्त की, जो मुझे वहां के होने वाले जितने भी खतरे थे सबसे बचा रहा, मुझे मुंबई से रूबरू करा रहा, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के अंडरस्टैंडिंग को समझाने में मदद कर रहा। वो दोस्त था दीपेश। और जब उसके साथ में पढ़ाई करने, क्योंकि हमारा रूम बहुत छोटा था, तो वहां पे पढ़ना आसान नहीं होता, क्योंकि 5-5 लोग छोटे से रूम में, छोटे से कमरे में नहीं रह सकते। तो दीपेश अपने साथ मुझे लेकर के जाता था, और वहां पे पढ़ने में, और साथ में पढ़ता भी था और पढ़ने में मेरी हेल्प भी करता था। अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि मैं और दीपेश दोनों जन ने बहुत अच्छे स्कोर किए, और 10th में मैं 90% से पास हो गया। मेरा मन था इंजीनियरिंग करने का, तो मैंने साइंस का स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई चालू। अभी हमारे में हिंदी मीडियम में ऐसा होता है कि 10वीं तक आपको सब कुछ हिंदी में रहता है, लेकिन जैसे ही आप 10वीं क्रॉस करते हो, जैसे आप 12th में जाते हो, 11th 12th में जाते हो, तो आपको पूरा का पूरा इंग्लिश हो जाता है। अभी हिंदी टू पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाने की वजह से जर्नी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, और जिसकी वजह से 90% पाने वाला लड़का 11वीं में 43% पा करके, लेकिन वो डैड की वो ना हार मानने वाली स्पिरिट ने वापस से मुझे 12th में मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा एक और दोस्त शुभम दुबे ने मुझे इंग्लिश समझने में, साइंस को समझने में मेरी बहुत हेल्प, और अल्टीमेटली मैंने 12th के रिजल्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरा कॉलेज तमिलनाडु में था। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा, तो पूरे देश और दुनिया के लोग वहां पे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आए। वहां पे पहुंचने के बाद में समझ में आया कि यार हम तो बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे अभी है। अभी जर्नी जो है अपने आप को 30 मार खान समझने वाली नहीं है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा एफर्ट में डालने की जरूरत। पर मेरे डैड ने एक बात कही कि तुम कुछ भी कर लो, एक चीज ध्यान रखना, कभी हार मत मानना, वो तुमको कभी भी गिरने नहीं देगा। अच्छा खासा इंजीनियरिंग का लाइफ चल रहा था, लेकिन मन में यह था कि यार ये इंजीनियरिंग करके 9 to 5 वाली जॉब तो नहीं करना, कुछ बड़ा करना है, कुछ एस्पिरेशन ऐसा रखना है कि जिससे लोगों के मन में एक प्रेरणा जागे, तुमको देख करके एक ऐसा इमोशन जागे कि इसके जैसा कुछ तो करना है। और अपनी जिंदगी में अगर मैं 1 या 2 लोगों को भी मोटिवेशन ला सकूं किसी भी तरीके से, तो मेरे लिए मेरी जर्नी सक्सेसफुल हो जाती। मैं प्रॉब्लम्स ढूंढने लगा कि क्या करूं ऐसा कि जिससे अपना अच्छा कर सकूं। एकेडमिक्स
वाइज भी बहुत अच्छा कर रहा था। मैं बहुत ही हाई लेवल पे नहीं था, बट ऐसा भी लो लेवल पे भी नहीं था। लेकिन उसी समय मेरा फोन खराब हो गया। सैमसंग का एक फोन था, वो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ गया। वहां से सिटी के डिस्टेंस 25 किलोमीटर था। इतना आसान नहीं था वहां पे जाकर के रिपेयर करवाना। तो हमने सैटरडे का वेट किया, और जब पहुंचा मार्केट में तो मोबाइल रिपेयर में देखा तो इतनी सारी दुकानें, लोकल दुकानें खुली हुई थी। एक दुकान पे जाकर के मैंने बोला कि क्या ये फोन रिपेयर हो सकता है? तो बंदे ने बोला हाँ ठीक है, रिपेयर करके आपको दे देंगे, आप कल के दिन में आ जाइए। अब दिमाग तो वही खराब हो गया कि 25 किलोमीटर वापस मुझे कल आना पड़ेगा, आज के आज तो रेडी हो नहीं सकता। तो किसी भी तरीके से मोबाइल तो जरूरी चीज थी। वापस मैं संडे को पहुंचा वहां, और उसने रिपेयर करके दिया। जब मैं घर पे लेकर के आया तो देखा कि प्रॉब्लम तो कुछ और भी थी। मैं जिस प्रॉब्लम के लिए था तो वो तो सॉल्व किया, लेकिन उसके बजाय उसने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करके मुझे दे दिया। अब मैं जब वापस उसके पास गया अगले सैटरडे को, उसने इनकार कर दिया कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आई होगी, और उसने बनाने से मना कर। फिर मेरी ये प्रॉब्लम पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा सर्वे करना चालू किया कि क्या ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हुई है या बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कतें आ रही। ये सर्वे करते करते पता चला कि ये मोबाइल और लैपटॉप की रिपेयर की जो प्रॉब्लम है, ये सर्विस इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड। फिर मैंने अपने दोस्त को आके ये प्रॉब्लम शेयर किया, आशीष को और अभिनव को। तो आशीष ने कहा क्यों ना हम एक काम करते हैं, एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, और वो उस कंपनी में हम इस तरह की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाए और लोगों को भरोसा दिला सके। तो हमारे कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेल बना था नया नया। कॉलेज के डायरेक्टर और डीन ने सबने सर्टिफाई कर दिया कि एक इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, जिसको अपना बिजनेस रजिस्टर करना हो वो आ जाए। तो उस समय मैं 3rd ईयर में था और मेरे दोस्त भी 3rd ईयर में थे। तो हम सब ने क्या किया कि फॉर्म सबमिट कर दिया कि अगर अप्लाई हो गया, अगर किसी भी तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाता है इंक्यूबेशन सेंटर पे, हमारी बिजनेस जर्नी जो है वो शुरू हो जाएगी। जब हमने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया तो सबको ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा जेन्युइन लगी, और सबने ये भरोसा भी जताया कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह का बिजनेस हम क्रिएट कर सकते। तुरंत ही हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। जब हम सर्वे कर रहे थे तो हमें पता चला कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन हमारी दिक्कत ये थी कि कॉलेज में रहते हुए हम अपने बिजनेस को कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे एकेडमिक्स भी अफेक्ट ना हो और हमारा बिजनेस भी चालू हो सके। इसके लिए हमने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गांधीपुरम मार्केट को सर्च करना चालू किया, और वहां पे हमने सर्च करना चालू किया मोबाइल रिपेयर सेंटर और लैपटॉप रिपेयर सेंटर को। जब मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर सेंटर पे बहुत सारे लोगों से बात की कि मैं आपको मोबाइल ला के दे दूंगा, आप मुझे बना करके वापस दे देना, और बीच में थोड़ा कमीशन रख करके हम कस्टमर्स को डिलीवर कर देंगे। बहुत सारे लोग तो डिसएग्री कर दिए कि ऐसा मॉडल तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 या 2 सेंटर ने हमको एग्री कर लिया कि हम ठीक है करके बना करके तुमको दे देंगे। तो अभी क्या करते थे, जो मेरा दोस्त आशीष था उसने आईटी पे काम चालू किया, ऐप बनाना चालू किया, वेबसाइट बनाना चालू किया, और मैं गांधीपुरम मार्केट को एक्सप्लोर करना चालू किया। तो हमने क्या किया कि हमने कार्ड बनवाया, हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे, तो 300 रुपीज का कार्ड बनवाया कि एक बार सबको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देते पूरे कॉलेज में, जिसको जरूरत होगी मोबाइल रिपेयर की, लैपटॉप रिपेयर की, तो वो आ जाएगा और हम उसका रिपेयर करके दे देंगे। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि जब तक हम सर्वे कर रहे थे तो हमें लगा लाखों लोगों का प्रॉब्लम है ये, लेकिन जब हमने कार्ड बांटा, हमने कहा हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे, तो कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। ऐसा टाइम आया कि हमने 15 दिन तक वेट किया सिंगल ऑर्डर के लिए कि काश कोई एक बंदा भी हम पे ट्रस्ट करके अपना प्रोडक्ट दे दे और उसको हम बना करके कम से कम हमारा मार्केट रन सक्सेसफुल हो जाए। 15 दिन के बाद हमारा पहला कस्टमर जो हमसे लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए दिया, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम पे भरोसा तो कर रहा हूं, अगर सही से रिपेयर हो जाता है तो फिर तुमको और भी रिपेयर करने के लिए दूंगा, और भी लोगों को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। पूरी की पूरी टीम एकदम एनर्जाइज हो गई कि चलो पहला ऑर्डर तो आया हमारे हाथ। उसको लेकर के हम तुरंत गांधीपुरम मार्केट में गए, जाकर के रिपेयर करवाया, सेम डे में हम ला करके वापस दे दिए। जहां पे लोगों को 5-5 दिन इंतजार करना पड़ता था, वहां पे सेम डे में उनके प्रोडक्ट वापस उनको मिल जाना एक चमत्कार से कम नहीं था आज के टाइम में। ये बात पूरे कॉलेज में हवा की तरह फैल गई कि एक कंपनी आई हुई है अभी रिपेयर नाम की, जो सिंगल डे में मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर करके दे देंगे। बस यही पब्लिसिटी हमारे लिए बहुत ही काम कर गई। एक टाइम ऐसा आया कि जो बिजनेस कार्ड हमने लोगों को बांटा था, अल्टीमेटली लोग हमको वापस ला करके देने लगे और बोले कि अगर तुमको रिपेयर करवाना, क्योंकि फिजिकली तो जानते नहीं थे कि मैं कौन हूं, अगर रिपेयर कराना है तो अभी रिपेयर से करवा लो। कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स, वहां पे काम करने वाले लोग, यहां तक कि डीन और एचओडी तक के लैपटॉप और मोबाइल हम रिपेयर करना चालू कर। हमको कॉलेज वालों ने एक अलग से केबिन दिया ताकि हम वहां पे काम कर सके। तो उस कॉलेज का भी बहुत बहुत थैंक यू कि हमको उस जर्नी में मदद किया बहुत बड़े लेवल पे। और फिर हमने सुबह लेकर के निकलते थे लैपटॉप्स, बहुत सारे हॉस्टल्स होते थे, उस हॉस्टल्स में जब हम जाते थे तो हॉस्टल में एक एक करके जिसका भी मोबाइल का प्रॉब्लम या लैपटॉप का प्रॉब्लम रहता था तो हमको फोन करके अपना एड्रेस दे देता था कि हम ये इस हॉस्टल के हम बंदे हैं, यहां से आके पिकअप कर लो। तो सुबह
8 बजे कॉलेज चालू होती थी तो 6 से 8 बजे तक हम पिकअप कर लेते थे। लंच टाइम में भी लोगों को टाइम मिल रहा था तो हम लोग लंच करने की जगह पे लोगों का प्रोडक्ट पिकअप कर रहे होते थे। और जैसे ही 4 बजता था, कॉलेज खत्म होता था, तुरंत हम बस पकड़ करके 25 किलोमीटर दूर चले जाते थे मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर करने के लिए। और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक लोगों को वापस डिलीवरी करते। मॉडल तो अच्छा था, पैसे भी आने चालू हो गए, लेकिन इतनी थकाऊ भरा जर्नी था, इतना थका देता था कि मन करता था कि इसको करने का कोई फायदा है कि नहीं। और अब तक घर पे किसी को मालूम भी नहीं था कि हम इस तरह का कुछ कर रहे हैं। फाइनली हमने धीरे धीरे करके कॉलेज में एक बंदा हायर किया जो हमारे बिहाफ पे पिकअप करने लगा, वापस बनवा करके लेकर के आने लगा। हमारा काम थोड़ा आसान हुआ, लेकिन दिक्कत तब चालू हुई जब हमें कॉलेज से एग्जिट लेना था। हम टोटल 7 लोग मिल करके इस काम को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन बाद में जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, हम 7 लोगों ने डिसाइड किया कि हम किसी भी जॉब प्रोफाइल में नहीं जाने वाले। आशीष को इनिशियल 14 लाख का पैकेज मिला था और हम सब लोगों ने कन्विंस किया उसको कि प्लीज ये जॉब को छोड़ दो और हमारे साथ कंटिन्यू करो। जब घर पे बात हुई तो घर वाले सब टेंशन में आ गए। तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम अभी मोबाइल रिपेयर का बिजनेस करने की बात कर रहे हो, कहां इंजीनियरिंग और कहां मोबाइल रिपेयर का बिजनेस, ये तो बहुत लोकल काम हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, तो पेरेंट्स का टेंशन भी बहुत जायज था कि मिडिल क्लास के होकर के हम कैसे अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, पैसे कहां से आएंगे, कैसे हम सरवाइव करने वाले हैं, और अगर ये बिजनेस नहीं चला तो फिर हमारी जर्नी कहां पे जाएगी। क्या हमारा ये पढ़ना लिखना, ये हमारा जॉब कल्चर जो है, कहीं इसको खत्म करके हम बिजनेस में एंटर कर लिए और बाद में दिक्कत आ गई तो पूरा का पूरा फैमिली कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली के होप हम ही लोग थे। हमारी टीम में आंध्र प्रदेश का एक लड़का था सृजन, वो भी हमारी टीम का मेंबर था और बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा था। उसने अपने घर पे ये बात बताई कि अभिषेक, आशीष ये काम कर रहे हैं, क्या इनको हम थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं क्या फाइनेंशियली। तो उसके चाचा जो थे उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और बोला कि ठीक है, ये 1 लाख रुपए ले लो और तुम लोग कोशिश कर लो जितना करना है, हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल में जब भी तुम्हारे पास पैसे हो मुझे वापस कर देना। जब कॉलेज से बाहर निकले हमने उसी तमिलनाडु में, हालांकि हम सब नॉर्थ साइड के, तमिलनाडु हमारे लिए कूल एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन सब लोग गांधीपुरम में रेंट पे हमने घर ले लिया और हम सब उसी पे रहने लगे और वहीं पे हमने अपना ऑफिस बना लिया। धीरे धीरे करके हमने अपने कॉलेज के आसपास के 8-10 कॉलेजेस को कनेक्ट किया और सब जगह हमने अपना प्रमोशन करना चालू किया। और फिर वहां से चालू हुई हमारी जर्नी इस लेवल पे कि अब हमें चाहिए फंडिंग। बिना फंडिंग के हम आगे काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद में इतना ज्यादा इनपुट हमारे हाथ में आ नहीं रहा। 6 महीने से हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रहे हैं। हर किसी के लिए हम 7 लोगों के लिए अलॉट किया जाता था कि हम सबके खाने में सिर्फ 20 रुपए का ही खर्चा किया जा सकता है पर पर्सन। तो पूरे दिन में हम राइस बना लेते थे, सोयाबीन बना लेते थे कि इसी से हम पूरा सुबह और शाम हम खा करके अपना काम कर लेंगे। 6 महीने तक हमारी लाइफ हेल हो गई, कहीं से भी हमें पैसे नहीं मिल रहे थे। अप्रिसिएशन सब तरफ से आ रहा था कि चलो तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया है, कर लोगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन पैसे कहीं से नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरे डैड को दिख रहा था कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जब उन्होंने देख लिया कि ये मजाक नहीं कर रहे हैं, इनका कोई फैसिनेशन नहीं है, ये जब देख लिया कि नहीं ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रियल स्ट्रगल कर रहे हैं, 6 महीने से लगे हुए, कंसिस्टेंट लगे हुए, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं कि तुम लोग आ जाओ, एक बार मुझसे बात करो। तो मेरे डैड के एक दोस्त थे महेश पटेल, उनको वो बीच बीच में इनपुट दिया करते थे कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा बताते रहते थे कि अगर तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो इनकी हेल्प करना, तुम्हें भी बेनिफिट मिलेगा और इनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो महेश पटेल ने बुला लिया फिर हमको। महेश पटेल ने बोला कि यहाँ पे तो गली गली में मोबाइल रिपेयर करने वाले हैं और हर ब्रांड का अपना सर्विस सेंटर है, तो तुम ऐसा क्या अलग करने वाले हो कि लोग तुमको ज्यादा अप्रोच करेंगे, तुम कैसे इसको ग्लोबल ब्रांड बनाने वाले हो। तो हमने महेश पटेल को समझाया कि हम एग्जैक्टली अभी रिपेयर में करते क्या है। वैसे तो गली गली में जगह जगह पे मोबाइल रिपेयर सेंटर है, लेकिन कोई भी प्रीमियम सेगमेंट का कस्टमर लोकल मोबाइल स्टोर पे भरोसा नहीं कर पाता है कि वो जेन्युइन पार्ट देगा कि नहीं, या जिस प्रॉब्लम के लिए दिया है उसके अलावा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा या वैसा सही सही बन करके आ जाएगा। ये दिक्कत होने की वजह से प्रीमियम सेगमेंट वाला बंदा कभी भी लोकल स्टोर पे विजिट नहीं कर पाता है। और जो मेन सर्विस सेंटर है, ब्रांड के सर्विस सेंटर है, वहां पे दिक्कत ये होती है कि वहां पे जाने के बाद काम तुरंत नहीं होता है। पहले तो वेट करो, लाइन लगाओ, एक हफ्ता महीना भर इंतजार करो, तब जाकर के कहीं पे मोबाइल आपको ठीक होकर के मिलता है। और आज के टाइम में 4 सबसे जरूरी चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान और उसके साथ साथ मोबाइल। तो लोगों को चीजें चाहिए क्विक, तो हम प्रोवाइड करते हैं क्विक में सर्विस। मतलब किसी को कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर से ही पिकअप एंड ड्रॉप हो जाता है। पिकअप करके मोबाइल बना करके वापस उनके लोकेशन पे ड्रॉप कर देते हैं, और विद जेन्युइन प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ हम प्रोवाइड करते हैं वारंटीज भी।
ये मॉडल सुनते ही महेश पटेल को समझ में आ गया कि ये मॉडल बहुत अच्छे से रन करने वाला है, क्योंकि उस समय हम इंडिया की ऐसी पहली कंपनी थे जो घर से पिकअप ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड करती थी। उनको समझ में आ गया कि आइडिया अच्छा है, इन्वेस्ट करना चाहिए, और उन्होंने 15 लाख रुपए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तब हमने अपना मुंबई में पहला फिजिकल स्टोर डाला, अभी रिपेयर का स्टोर। दिखने में टॉप क्लास इंजीनियर्स हमने हायर किए, बट अभी भी हमको बिजनेस करने का सेंस बिल्कुल भी नहीं था। बट इतना था कि स्ट्रगल करने में और पीछे हटने वाले लोग में हम नहीं थे। पीछे का बैकअप बहुत स्ट्रांग ना हो तो मोटिवेशन बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। तो वो महेश पटेल का दिया हुआ वो 15 लाख हमारे लिए वही था। महेश पटेल से मिलने से एक दिन पहले तक हम कंगाली की हालत, बुरी हालत थी, पर महेश पटेल का बैकअप बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने बोला ठीक है, मैं पीछे खड़ा हूं, तुम किसी भी तरीके से आगे बढ़ो और इसको अभी रिपेयर को ग्लोबल ब्रांड बनाओ। लेकिन उसी समय एंटर करता है कोरोना। हमने एक एक करके एक स्टोर से 7 स्टोर सेटअप कर दिए, लेकिन जब कोरोना का टाइम आया तो सब के सब लोगों को पैसे देने भारी पड़ने लगे। वेंडर्स, जो सप्लायर्स थे, वेंडर्स थे, वो पीछे पड़ गए। डेट इस लेवल पे बढ़ गए जितना हम अर्निंग के बारे में भी नहीं सोच सकते। हमारा डेट बढ़ के 50 लाख क्रॉस कर गया, पैसे कहीं से भी आते हुए नहीं दिख रहे, और हमारा अभी रिपेयर का डाउनफॉल चालू हो गया। हम सब मायूस होने लगे, टीम एक एक करके बिखरती चली गई। 2021 आते आते हम सिर्फ 2 जन बचे, मैं और आशीष। आशीष ने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं बैकअप में स्ट्रांगली खड़े रहेंगे और अभी रिपेयर को किसी भी तरीके से ऊपर उठाएंगे। जब बिजनेस पूरा बंद होने की कगार पे आ गया, ठप होने की कगार पे आ गया, तब जाकर के एक दिन बैठा डैड के पास। मैंने कहा ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई। अब डैड तो इस मामले में माहिर खिलाड़ी, ऐसी सिचुएशन उन्होंने एक बार नहीं, डाउनफॉल उन्होंने सैकड़ों बार देखे। वापस से वो पिक्चर में वापस आए और उन्होंने कहा अब टेंशन मत लो, मैं फिर से तुम लोगों को सपोर्ट करूंगा और वापस से खड़े होने में मदद करूंगा। अब हम सिर्फ एक ब्रांच रन कर रहे थे, बाकी सब ब्रांचेस बंद कर दिए। 10 से ज्यादा सर्विसेज हम कर रहे थे, हमने सारी सर्विसेज बंद करके सिर्फ 2 सर्विस पे चालू कर दिया काम। हमने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को बदल दिया और अल्टीमेटली डैड की वजह से वापस मेरा बिजनेस फिर से स्टैंड करना चालू कर। होता है ना कि कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मुश्किल टाइम पे जो तुम्हारा साथ देने वाला होता है वो तुम्हारे घर वाले होते हैं। तो मम्मी ने अपना गहना गिरवी रख करके पैसा दिलवाया और एक बात बोली कि मैं इसको छोड़ के तो तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि अपने पैर पे फिर से खड़ा नहीं हो जाता। और आशीष हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहा। मैं तो बोलता हूं कि अगर किसी को भी आशीष जैसा दोस्त मिल जाए तो उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होगी। हमारा बिजनेस फिर से रन करना चालू, हम लोग फिर से वापस स्टेबल मोड पे पहुंच और जहां जहां हमारी नेगेटिविटी थी पॉजिटिविटी में बदलनी चालू हो। लोग जो हमको इग्नोर करते थे वापस से हमें सीरियस लेना चालू। जिंदगी की ये गलतियां ने हमको बहुत आगे बढ़ाया और बहुत सिखाया। आज हम अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन कर रहे हैं, प्रॉपर वे में। आशीष और मैं दोनों जन मिल करके अच्छे तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं। मेरी पूरी जर्नी में बस एक ही लेसन में समझ में आया है मुझे कि हमारी जिंदगी और हमारी जर्नी जो होती है वो एक क्रिकेट के मैच की तरह हो, बट शर्त वहां पे है कि हम आउट नहीं होंगे। वहां पे ऐसे बॉल भी आएंगे जिसको डक करना पड़ेगा, कुछ बॉल ऐसे आएंगे जिसपे हम कुछ भी नहीं मार पाएंगे। क्योंकि हम इस मैदान में आउट नहीं हो सकते हैं तो हम तब तक बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कि हम खुद बाहर ना जाना। और पहला बॉल डक होगा, दूसरा डक होगा, तीसरा डक होगा, पर अल्टीमेटली अगर हम लगे रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम छक्का जरूर मारेंगे। और जैसे ही हमने छक्का मारा वैसे ही दुनिया की नजर में हमारी इमेज बदल जाएगी। हमें अपने इमेज को मेकओवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा रास्ता, हमारी जर्नी और हमारा सक्सेस ही हमें लोगों की नजर में हमारी इमेज को बढ़ा देगी। तो ये मेरी छोटी सी, बहुत बड़ी, बहुत फैसिनेटिंग तो नहीं, पर एक मेरी कोशिश थी आपको मेरी जर्नी बताने का। इतना पेशेंसली सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे बारे में या मेरी कंपनी के बारे में ज्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया गया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और एक कदम सफलता की ओर की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा मंच प्रोवाइड करने के लिए।